अच्छा, हम कहाँ पे थे कि मल्टीपल जो है वो फ़ॉन्ट कंपनीज़ बनाती हैं और फिर सेल करती हैं इंटरनेट पे। फिर उन फ़ॉन्ट्स के वो लाइसेंस देती हैं। लाइक आपने ईयरली पे करना है या मंथली पे करना है या किस तरह से पे करना है। तो आपने उन फ़ॉन्ट को यूज़ करके अगर ग्राफ़िक्स क्रिएट करने हैं, मतलब फ़ोटोशॉप करना है, वर्ड में फ़ॉन्ट यूज़ करने हैं या आपने इधर वेब डेवलपमेंट में यूज़ करने हैं, मोबाइल में यूज़ करने हैं, तो उन फ़ॉन्ट्स के लाइसेंस होते हैं हमारे पास। अब उनको हम किसी स्पेसिफ़िक टाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद फिर हमें उनको अगेन पे करना पड़ता है एज़ टर्म इन इन वे ऑफ सब्सक्रिप्शंस। बट कुछ जो कंपनीज़ हैं वो फ्री भी देती हैं, और उसमें से वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कंपनी वो गूगल है। गूगल हमें फ्री में फ़ॉन्ट देती है और वो फ़ॉन्ट आते हैं गूगल फ़ॉन्ट्स में। जैसे मैं करूँगा, यहाँ पे एक वेबसाइट खुलेगी जहाँ पे गूगल ने बहुत सारे फ्री फ़ॉन्ट्स हमें प्रोवाइड किए हुए हैं। हम अपनी मर्ज़ी से उन फ़ॉन्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। जैसे लाइक ये बहुत सारे फ़ॉन्ट हैं, यहाँ से सर्च कर सकते हैं। इस तरह का लगाना है, डिफरेंट डिफरेंट एंगल के, देखें ऐसे भी मल्टीपल लैंग्वेजेस में मल्टीपल डिफरेंट फ़ॉन्ट्स हैं हमारे पास। तो उनको यूज़ करते हुए हम इस तरह के हैं कुछ, तो जो भी आपने फ़ॉन्ट यूज़ करना है वो यहाँ से देख लें। ये फिर सॉर्ट बाय पॉपुलर, ट्रेंडी, न्यूएस्ट वो भी कर रहा है, तो हम उसकी बेस पे भी यहाँ से फ़ॉन्ट उठा सकते हैं। तो बहुत सारे फ़ॉन्ट हैं, हम यहाँ से सर्च करके अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर सकते हैं। सही है? अच्छा, अब आइडिया ये है कि एक तो वो तरीका है कि जो फ़ॉन्ट हमारे सिस्टम में ऑलरेडी पड़े होते हैं। अब दूसरा तरीका ये है कि जो हम फ़ॉन्ट कस्टम यूज़ करेंगे, मतलब इंटरनेट से डाउनलोड करके, माइट बी गूगल फ़ॉन्ट से डाउनलोड करके करेंगे। वो फ़ॉन्ट हम कैसे यूज़ करेंगे? उसके लिए सीएसएस हमें 2 तरीके प्रोवाइड करती है कस्टम फ़ॉन्ट इस्तेमाल करने के। अच्छा, एक फ़ॉन्ट का तरीकाकार ये है कि हम फ़ॉन्ट को डाउनलोड करते हैं तो हमें .ttf फ़ाइल मिल जाती है। यानी कि गूगल पे जाएँगे, आपने ये वाला फ़ॉन्ट इस्तेमाल करना है ना, इस पे क्लिक करके डाउनलोड फैमिली करेंगे तो हमें .ttf फ़ाइल मिल जाएगी उसकी। अच्छा, उसको मैंने कॉपी करके यहाँ पे रख ली है, ये मेरा एक्चुअल में फ़ॉन्ट है, .tatf इसकी एक्सटेंशन है। अच्छा, इसको मैं लगाना चाहता हूँ अपनी इस सीएसएस में, इस फ़ॉन्ट को यूज़ करना चाहता हूँ। तो मैंने इसको डाउनलोड करके अपने उसी क्लास के अंदर रख लिया है जहाँ पे मैंने इसको डालना था। तो उसको डालने के लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली मेरे पास फ़ॉन्ट, कस्टम फ़ॉन्ट लगाने के लिए मेरे पास एक और तरीका आता है जो सिलेक्टर से डिफरेंट रहता है। उसको हम यूज़ करते हैं @ के साथ। मतलब क्योंकि ये वो सीएसएस है जो मैं किसी भी टैग पे अप्लाई नहीं करना चाहता, लेकिन एक मतलब जनरल सीएसएस लिखना चाहता हूँ जो सिर्फ बाकी सीएसएस को हेल्प करेगी। ऐसी सीएसएस जो मैं जनरल किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए लिखना चाहता हूँ, तो उसको मैं हमेशा @ से शुरू करूँगा। तो मैं जो अभी काम करने लगा हूँ, दैट इज कॉल्ड फ़ॉन्ट फेस। तो हम जैसे फ़ॉन्ट फेस करेंगे तो इसमें 2 चीज़ें डिफाइन करनी है। तो फ़ॉन्ट फेस ये कोई सिलेक्टर नहीं है, ये एक रूल है जिसकी मदद से हम कस्टम फ़ॉन्ट सीएसएस में ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसमें 2 प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे, मेनली एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे दैट इज कॉल्ड यूआरएल, और दूसरी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे दैट इज कॉल्ड एक फ़ॉन्ट फैमिली है, दूसरा सोर्स। सोर्स के अंदर यूआरएल का एक फंक्शन है जिसके अंदर मुझे पाथ देना है उस फाइल का जो मैंने डाउनलोड की है। तो जो मैंने फाइल पाथ डाउनलोड की है वो कौन सी फाइल है? .inter.extra bold समथिंग, ये फाइल है जो मैंने डाउनलोड की हुई थी पहले से। उसका मैंने पाथ यहाँ पे दे दिया, सोर्स आगे यूआरएल लगा के। दूसरा है फ़ॉन्ट फैमिली। फ़ॉन्ट फैमिली के अंदर मैं नाम लिखूंगा, इस फ़ॉन्ट का कोई भी नाम दूंगा, अपनी मर्जी से आप कोई भी नाम दे सकते हैं, ABC या एक्स्ट्रा बोल्ड या व्हाटएवर, जो भी नाम दे दें। अभी के लिए मैं उसका नाम दे देता हूँ कस्टम। मेरा कस्टम बिल्ड फ़ॉन्ट है, आप उसका नाम ABC कस्टम, जो भी आपका फ़ॉन्ट का नाम है वो दे सकते हैं। तो मैंने इसका नाम कस्टम दे दिया है। अच्छा, फ़ॉन्ट फेज के अंदर @फ़ॉन्ट फेज कर्ली ब्रेसेस 2 प्रॉपर्टीज लगाई हैं, एक सोर्स और एक फ़ॉन्ट फैमिली। फ़ॉन्ट फैमिली में नाम देना है जो भी नाम आप रखना चाहते हो उस फ़ॉन्ट का, क्योंकि ये वो फ़ॉन्ट है जो सीएसएस के पास नहीं है, आप खुद से रख रहे हो।
और उस फॉन्ट को उसने लेना कहां से है, उसका पाथ तो लेना कहां से है, वो मैंने लेकर डॉट फाइल का नाम .ttf, भाई तुमने यहाँ पे फाइल पड़ी है, इसको उठाना है और साथ में आपने क्या करना है, फॉन्ट फैमिली का नाम क्या रख दो, कस्टम रख दो। अच्छा, अभी अगर मैं यहाँ पे सेव करूंगा तो मेरे पास जो आउटपुट आ रही है वो इस तरह से आ रही है और ये फॉन्ट लगा हुआ है टाइम्स न्यूज रोमन जो भी लगा हुआ है। अच्छा, अब मैं इसको कर देता हूँ खत्म और इसकी जगह पे मुझे वो जो कस्टम मैंने फॉन्ट अप्लाई किया है, क्रिएट किया है खुद से, वो लगाना चाहता हूं तो मैं इस फॉन्ट फैमिली में भी क्या लिख दूंगा, कस्टम। इसका मतलब ये है कि ये वाला कस्टम फॉन्ट जो मैंने खुद से तुम्हें कहा कि क्रिएट करो, वो तुमने मुझे इस पैरा के ऊपर अप्लाई करना है। मैं जैसे सेव करके आऊंगा तो मोटा मोटा नजर आ रहा है ना, इसको खत्म करूंगा तो ऐसे नजर आ रहा है, इसको लगाएंगे तो ऐसा नजर आ रहा है। तो फॉन्ट हमारा एक्चुअली जो डाउनलोडेड फॉन्ट है वो अप्लाई हो रहा है। तो आप गूगल से कोई भी फॉन्ट अप्लाई डाउनलोड करके उसको यहाँ पे आसानी से अप्लाई कर सकते हो थ्रू फॉन्ट फेज, थ्रू फॉन्ट फेज। अच्छा, अब आप चाहते हो कि मुझे फाइल डाउनलोड नहीं करनी, तो गूगल मुझे एक और ऑप्शन देता है, डेट इज कॉल्ड CDN। मुझे एक और ऑप्शन देता है गूगल, CDN का ऑप्शन देता है। अच्छा, उसमें क्या होता है कि लेट्स सपोज आप कोई भी फॉन्ट यहां से करो सेलेक्ट, जैसे ये एक फॉन्ट है, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, सही है, अजीब सा फॉन्ट है। अभी मैं बताता हूं कि एक है कि एक तरीका है कि हम मैं फाइल डाउनलोड करके अपने पास रखने के बाद फॉन्ट फेज में .ttf करके URL की तरह इंपोर्ट करूं। दूसरा मेरे पास ऑप्शन है कि इंटरनेट का कोई URL, यानी कि फाइल मेरे सिस्टम में नहीं है, फाइल कहीं इंटरनेट पे पड़ी है, उसका एक मुझे URL मिल रहा है। जिस तरह पिक्चर कहीं इंटरनेट पे पड़ी होती है तो उसका URL एक होता है ना, उस पर हम जाते हैं तो वो ओपन, जो समटाइम PDF का आपको इंटरनेट का URL मिल जाता होगा, आप उस पे जाते हो तो PDF ओपन हो जाती है। तो इस तरह उस फाइल का URL मिल जाएगा, वो URL भी लगा सकते हो। यानी कि आप चाहते हो कि जो फॉन्ट में जो फॉन्ट की फाइल है ना, वो मुझे अपने सिस्टम में ना रखनी पड़े, वो इंटरनेट पे ही रहे, मतलब वो गूगल के पास ही रहे, बस मुझे उसका पाथ मिल जाएगा वो कहाँ पे गूगल पे सेव है, और उस पाथ को मैं लगा के अपना फॉन्ट क्रिएट कर सकूं। अच्छा, ये काम कैसे होता है, इसको करने के लिए आपके पास ऑप्शन है कि आप जिस फॉन्ट को अप्लाई करना चाह रहे हैं उसको आपने करना है यहां से सिलेक्ट। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे आपके पास ये आइकन आएगा, इस पे क्लिक करेंगे तो ये वाली चीज खुल जाएगी। अच्छा, यहां पे दो ऑप्शन दे रहा है आपको वेब में लगाने के लिए, एक वो लिंक दे रहा है और दूसरा इंपोर्ट का ऑप्शन दे रहा है। अच्छा, लिंक हम पहले यूज करेंगे, लिंक पे क्लिक करेंगे, आपने इस लिंक को उठा के लगा लेना है index.html में, शुरू में जो भी उसने लिंक दिया है उसको आपने यूज कर लेना है। मैंने वहां से कॉपी करके इधर बस पेस्ट कर दिया है, और एंड पे वो कह रहा है आपने इसको यूज कैसे करना है, आपने इसको कॉपी करना है फॉन्ट फैमिली समथिंग, और इसको आपने जिस भी जगह पे लगाना है, जैसे मैंने कस्टम लगाया था वहां पे रिप्लेस कर दो इसको। जैसे रिप्लेस करके आओगे ब्राउजर पे, ये देखें आपको ऑटोमेटिकली वो वाला फॉन्ट नजर आने लग जाएगा। सही हो गया। तो मैंने आपको दो तरीके बता दिए, एक फाइल डाउनलोड करके कैसे लगाना है, और दूसरा गूगल का फॉन्ट ही लिंक उठा के आपने टाइटल मतलब अपने स्टाइल से ऊपर लगाया है। ये इंश्योर करना है कि जो गूगल का आपने कोड कॉपी किया है लिंक का, वो आपने अपनी CSS से ऊपर लगाना है, ताकि वो पहले लोड हो जाए, फिर हमारी CSS लोड हो, वो चल जाएगी, उसके बाद हमारी CSS लोड होगी और उसमें हमारा फॉन्ट आ जाएगा, और उसका नाम मैंने ये सारी इंफॉर्मेशन इधर से कॉपी की है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका, यहाँ पे टैब बना हुआ है डेट इज कॉल्ड इंपोर्ट। अगर आप चाहते हो कि आपको ये मतलब लिंक टैग वगैरह ना लगाने पड़े जो गूगल ने दिए थे, ये आपने खत्म कर दिए, खत्म करोगे तो डेफिनेटली आपका वो अप्लाई होना खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपने तो वो खत्म ही कर दिया फॉन्ट। अच्छा, अब दूसरा तरीका है इंपोर्ट वाला। एक था लिंक वाला, दूसरा इंपोर्ट वाला। वो यहां से आप कॉपी करोगे और आप जाओगे CSS के अंदर, जिस तरह आपने फॉन्ट फेस लगाया था इसी तरह आप लगाओगे इंपोर्ट और आगे URL। अच्छा, ये क्या करता है इंपोर्ट URL, मैं इसके ऊपर आऊंगा फिर आपको बात समझ आएगी, लेकिन स्टिल ये चीज आपकी वर्क करेगी। मैंने इंपोर्ट लगाया, उसके बाद पैरा लगाया, और उसके बाद मैं रिफ्रेश करूंगा तो यही है।
फ़ॉन्ट फेज उसको डिस्टर्ब कर रहा था, तो उसको मैंने ख़त्म किया तो इंपोर्ट आ रहा है, तो वो डिज़ाइन इधर भी आ रहा है स्टिल। तो अब ये चीज़ कैसे काम कर रही है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए ये इंपोर्ट का क्या मतलब है और ये क्या करता है। इंपोर्ट आगे URL लगाएं तो इससे क्या होता है, इसको मैं आपको समझाऊंगा अभी। लेकिन अभी के लिए ये समझे कि उधर से इंपोर्ट का तरीका यूज़ करना है तो आप सीधा स्टाइल की फाइल में लगा सकते हैं उसको, और अदरवाइज लिंक का तरीका यूज़ करना है तो index.html में लगा के वो भी अप्लाई हो सकता है। अब बात आ रही है कि ये क्या चीज़ है, मतलब ये इंपोर्ट क्या है। इंपोर्ट को समझने के लिए मैं एक और फाइल बनाता हूँ abc.css। ये मैंने एक फाइल बनाई है CSS की। किसकी फाइल बनाई है? CSS की फाइल बनाई है। अब इसके अंदर मैं कहता हूं कि बॉडी का कलर जो है वो कर दो आप ये एक्वा टाइप, ठीक हो गया। अच्छा, क्या मैंने ये अब क्या होगा अगर मैं ओपन करता हूं ब्राउजर, तो क्यों नहीं होगा? कुछ भी नहीं होगा, तो कुछ भी नहीं हुआ तो होना भी नहीं चाहिए था। क्यों नहीं होगा? मैंने लिंक नहीं किया। अच्छा, अब मैं लिंक नहीं कर रहा। एक तो मैंने तरीका आपको बताया था ना कि हम लिंक कर लें चीज़ को, मैं लिंक नहीं कर रहा। मैं क्या करने लगा हूं, मैं करने लगा हूं इंपोर्ट URL और उसके अंदर मैं abc.css को इंपोर्ट करने लगा हूं। इसका मतलब क्या है कि आप एक CSS फाइल को किसी दूसरी CSS फाइल में इंपोर्ट कर सकते हो। अब उसकी सारी प्रॉपर्टी क्या होंगी, जो भी उसकी प्रॉपर्टी थी वो यहां पे खत्म हो गई, इसके टॉप पे आ जाएंगी। तो उसकी प्रॉपर्टी क्या थी? तो, हाँ, बॉडी का टैग को बैकग्राउंड कलर एक्वा कर दो, तो एक्चुअली वो यहाँ पे इंपोर्ट को समझो खत्म हो गए। वो बॉडी की फाइल, बॉडी का सिलेक्टर और उसके अंदर एक्वा, यानी कि वो भी जो भी उस फाइल में था सब इसमें आ जाएगा रन टाइम पे। तो इससे क्या होगा, मेरे ब्राउजर में ऑटोमेटिकली वो चीज़ अप्लाई होगी। हालांकि वो मैंने इस CSS फाइल में नहीं लिखी और मैंने उसको लिंक भी नहीं किया। कहाँ पे? index.html में। स्टिल मेरा वो बॉडी का स्टाइल इस पे अप्लाई क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने उसको इंपोर्ट कर लिया। कहाँ पे? अपनी इस फाइल में, CSS फाइल में इंपोर्ट कर लिया, इस वजह से हो रहा है। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, ये ऐसे ही है जैसे मैंने इस CSS के अंदर इस इंपोर्ट की जगह पे ऐसे लिख दिए, ये ऐसे ही है ना। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे बॉडी को दोबारा टारगेट करता हूँ इस फाइल में भी और बैकग्राउंड कलर कुछ और करता हूँ, मे बी रेड करता हूँ या ग्रीन करता हूँ, तो क्या होगा? क्योंकि समझो कि एक आपने सिलेक्टर सेम चीज़ और नीचे लगा दिया, तो जो नीचे चीज़ आ रही है वो ऊपर वाली को ओवरराइड कर देगी। तो उसने ओवरराइड कर दिया उसको। बात समझ आ रही है? तो इंपोर्ट का मतलब समझ आया। अब अगर मैं आपको ये वाला इंपोर्ट कॉपी करके लगा रहा था आगे, तो अब आपको समझ आ रहा है कि ये क्या कर रहा होगा। ये अपनी CSS को हमारी CSS के अंदर इंपोर्ट कर रहा है। मतलब कोई और फाइल उसने बनाई हुई है, वो हम इधर इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो फाइल हमारे पास नहीं पड़ी। कहाँ पे पड़ी है? fonts.googleapis.com, वहां पे पड़ी है। बात समझ आ रही है आपको? तो ये वहां से हम चीज़ों को रीड कर लेंगे। इतनी बात अगर किसी को ना समझ आई हो तो अब मैंने आपको फॉन्ट की जो वैल्यू है वो पॉसिबल वैल्यूज कितनी तरह से लगाई जा सकती हैं। तीन तरह से लगाई जा सकती हैं। एक वो जो हमारे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं वो वाले फॉन्ट दे सकते हैं, और इवन उसमें भी कॉमा सेपरेटेड मल्टीपल दे सकते हैं। फिर अगर आप वो फॉन्ट यूज नहीं करना चाहते, तो आपके पास कोई TTF फाइल है उसको लगाना चाहते हो, तो फिर आप क्या करते हो? डाउनलोड कर लेते हो, अपने फोल्डर में ले आते हो और साथ में @font फेस लगा के फॉन्ट फैमिली कोई भी नाम दे सकते हो, ABC दे दो और साथ में उसका URL दे दो। और सॉरी, इसका URL क्या होगा? ये होगा। और फिर आगे फॉन्ट फैमिली में उसका नाम रख दो, डेट इज कॉल्ड ABC। सही है? एक ये तरीका बताया। दूसरा फिर मैंने एक तरीका आपको बताया कि गूगल पे जाके आप लिंक ले लें, इस आइकन पे क्लिक करके। वो लिंक से भी यूज हो सकता है और वो सिंपली इंपोर्ट से भी यूज हो सकता है। दोनों तरीकों से ये काम हमारा हो सकता है। ऑल गुड? यहां तक किसी को कंफ्यूजन हो तो फॉन्ट फैमिली क्या है, फॉन्ट फैमिली अप्लाई कैसे होगी,
फ़ॉन्ट फैमिली की कितनी कैटेगरीज होती हैं, ये सब समझ में आ गया। फ़ॉन्ट इटसेल्फ यानी कि फ़ॉन्ट की जो टाइप स्टाइल है वो कितनी कैटेगरी के होते हैं, कौन कौन सी? सैरिफ, सन सैरिफ, और फ़र्क क्या है? सैरिफ के एजिज होते हैं, सन सैरिफ के एजिज स्ट्रेट फ़ॉन्ट होते हैं, और मोनोस्पेस के बराबर स्पेस कंटेन करता है। जितने भी दुनिया में फ़ॉन्ट हैं वो इन्हीं कैटेगरीज के अंदर डिवाइड होते हैं, सही है। फिर हमने सीखा है कि अगर हमें फाइल डाउनलोड करके कस्टम फ़ॉन्ट CSS में लगाना है, फिर कैसे लगाएंगे? @font फेस के साथ। और अगर हमें गूगल का URL के साथ लगाना है, फिर कैसे लगाएंगे? इंपोर्ट करके @import आगे URL दे देंगे उसका। और या दूसरा वे ये है कि हम index.html में लिंक कर लें। अच्छा, हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि फ़ॉन्ट को डाउनलोड करके लगाएं, यानी कि .ttf फाइल करके डाउनलोड करके लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये देखो ना, हम किसी के URL पे डिपेंड है। अगर ये कल को वेबसाइट बंद हो गई तो हमारी वेबसाइट का फ़ॉन्ट भी गया। लेकिन अगर मेरे पास फ़ॉन्ट डाउनलोडेड है, फिर वो फ़ॉन्ट कभी भी बंद नहीं होगा। तो हमेशा हम कोशिश करते हैं कि फ़ॉन्ट को डाउनलोड करके ही यूज़ करें। ऑल गुड? कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक? सब ओके? जो हमारे सिस्टम में पड़ा हुआ है, नहीं वो मेरे सिस्टम वाला तो नहीं उठाएगा ना, फिर वो जहाँ पे ऐप खुल रही है उस सिस्टम वाला उठाएगा। मे बी देखो, अगर मैंने ये अपनी वेबसाइट को यहाँ पे खोला है, अब इस पे एक फ़ॉन्ट नज़र आ रहा है मुझे। अब वो फ़ॉन्ट हो सकता है कि विंडो पे कुछ हो, मेरे मैक में जो इंस्टॉल है अगर वो मिल रहा है उसको तो वो दिखाएगा, अगर नहीं मिल रहा तो वो नहीं दिखाएगा। लाइक ये फ़ॉन्ट मुझे एक नज़र आ रहा है, अब ये वो फ़ॉन्ट है जो मेरे मैक में पड़ा हुआ है। अगर ये नहीं पड़ा हुआ तो हो सकता है कि विंडो पे ये डिफरेंट नज़र आए। लेकिन अगर उसने डाउनलोड करके फाइल रखी हुई है वेबसाइट में, फिर हर केस में सब पे सेम ही नज़र आएगा। क्यों? क्योंकि फिर तो मैं स्टाइल भी साथ ही इंजेक्ट कर रहा हूँ ना वेबसाइट के। नहीं समझ आई? अगर इस तरह की .ttf फाइल बीच में पड़ी हुई है, फिर तो कन्फ्यूजन खत्म हो जाती है ना, फिर हम सिस्टम से इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। फिर तो जो भी सिस्टम है, जो भी है, उसको यही फ़ॉन्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो तो मैं डाउनलोड कर रहा हूँ। उठाएगा ना, ये साथ में अपलोड हो जाएगी, साथ में अपलोड हो जाएगी। हाँ, वो कोई नहीं, क्योंकि जो @ वाली चीज़ें हैं ना, वो उसको पहले चलाता है CSS। इसको नीचे लिखो ऊपर लिखे, उससे कोई फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि उसको पहले रेंडर करेगा फिर बाकी सारी CSS चलाएगा। लेकिन हम मेनली ये स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं कन्फ्यूजन से बचने के लिए कि हम ऑलवेज @ वाली रूल्स जो हैं वो टॉप पे लिखते हैं, बाकी सारे रूल नीचे लिखते हैं, ताकि सारी चीज़ें जो इंपोर्ट होनी हैं, जो URL हैं, वो लोड हो जाएं, फिर सारी CSS चले। कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, पता नहीं क्या है कुछ ऐसा ही है। ऑल गुड? तो फ़ॉन्ट फैमिली और कलर और बैकग्राउंड कलर, ये 3 प्रॉपर्टी अभी मैंने पढ़ाई हैं आपको। इसमें किसी को कन्फ्यूजन हो? सब ओके? लेकिन बहुत स्पीड स्लो नहीं चल रही है कि एक प्रॉपर्टी को लेके। अब थोड़ा जहाज ना चला दें, भगा दें हर चीज़ आगे को, मतलब बोर नहीं हो रहे? अच्छा, नहीं, ये जहाँ भी वेबसाइट हम डिप्लॉय करेंगे ये साथ में उधर जाएगी ना, अपलोड होगी। फिर वो जब वेबसाइट लोड होती है वो फाइल भी साथ में लोड होगी। इसीलिए तो मैंने इस फोल्डर में रखी है, और कहीं नहीं रखी। और कहीं रखूंगा तो ये अपलोड भी नहीं होगी, लोड भी नहीं होगी। तो जिस तरह मेरी वेबसाइट का ये कोड अपलोड होगा इंडेक्स CSS, इसी तरह साथ में जाएगी। नहीं नहीं, ये फाइल से उठाएगा, इसीलिए तो फाइल यूज़ कर रहे हैं ना। अगर उसके सिस्टम के डिपेंडेंट रहना, फिर फाइल क्यों यूज़ करनी है?
हाँ, यूज़र के सिस्टम में भी ये डाउनलोड हो जाएगी। नहीं, अब यही तो मैं बात बता रहा हूँ, अगर आपने वेबसाइट के अंदर ही उस फॉन्ट को भी रखा हुआ है तो वो वेबसाइट जब लोड हो रही होती है वो फॉन्ट भी वहीं से लोड हो रहा होता है। क्रोम अपने पास से तो नहीं देगा ना, उसको क्या पता है फॉन्ट कहाँ से आएगा। अगर वेबसाइट में फॉन्ट नहीं आ रहा फिर वो सिस्टम से लेता है क्रोम, और अगर कोई यूआरएल भी नहीं दिया हुआ फिर वो सिस्टम से लेता है। तो अगर साथ में वेबसाइट लोड हो रही है फिर साथ में फॉन्ट भी लोड होता है। अगर ये लेट्स सपोज ये मेरी वेबसाइट है तो यहाँ पे अगर हम इंस्पेक्ट करते हैं इसको और नेटवर्क में जाते हैं तो मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे आप देखिएगा बहुत सारी चीज़ें लोड होंगी। ये कितनी फाइलें लोड हो रही हैं, इसमें फॉन्ट भी होगा कहीं पे। ये सारी फॉन्ट, इसमें कहीं फॉन्ट भी होना चाहिए, टीटीएफ फाइल। ये कितनी वो फाइलें लोड हो रही हैं तो इसमें कोई टीटीएफ फाइल भी होगी जिसमें फॉन्ट होगा, वो फिर फॉन्ट अप्लाई होगा। ये सारी फाइलें हैं जो मतलब मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए यूज़ हो रही हैं। कोई फाइल ऐसी होगी जो पर्टिकुलर फॉन्ट के लिए इस्तेमाल हो रही होगी। .ttf से भी और भी एक्सटेंशन होती हैं फॉन्ट्स की, सिर्फ ttf नहीं होती। हर टूल OTF EOT टर्म मतलब बहुत सारी फॉन्ट की फाइल टाइप होती हैं, कोई एक नहीं होती, बट डिपेंड करता है किस एडिटर में बन रही है। जैसे कोई चीज़ फोटोशॉप में बन रही है तो उसकी और एक्सटेंशन होती है, कोई चीज़ कोरल ड्रा में बन रही है तो और एक्सटेंशन होती है, हालांकि है तो डिज़ाइन फाइल ही, लेकिन वो जिस एडिटर में फ़ॉन्ट के बन रही है उसकी एक्सटेंशन वो होती है। लेकिन ज़्यादातर स्टैंडर्ड .ttf चलता है फ़ॉन्ट में। नहीं, वो इसलिए ताकि हो सकता है कि हमने एक पेज के अंदर 10 क्लासेस लगानी थी, 2 पेजेस थे, एक में 10 लगानी है और एक में 20 क्लासेस लगानी है। अब अगर एक ही बनाएंगे फाइल तो जिसमें 10 लगानी है उसमें 10 एक्स्ट्रा भी लोड हो रही हैं जो कि नहीं चाहिए थी, और जिसमें 20 लगानी है उसमें तो चाहिए ही थी। तो अगर हम 10 लहदा में बनाएं, 10 लहदा में बनाएं तो जिसमें 10 चाहिए थी उसमें बस 10 ही लोड होंगी, और जिसमें 20 चाहिए थी उसमें दोनों को इंपोर्ट करके लोड कर लेंगे, तो फिर वो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड हो जाती है ना चीज़। तो इसलिए हम मल्टीपल फाइलें बनाते हैं। CSS की भी जितनी HTML की फाइलें होती हैं उससे ज़्यादा CSS की फाइलें बनाते हैं ताकि फिर लोड कम से कम रहे, जितना कोड रीयूजेबल हो जाए, जितनी चीज़ें बार बार जगह पे यूज़ हो जाएं वो अच्छा है, ये मकसद होता है। HTML के पेज में अभी तो मैंने कुछ भी लिंक नहीं कराया। फ़ॉन्ट का वो गूगल पे जाना है, फ़ॉन्ट पे यहाँ पे लिंक का टैग है, बस इसको कॉपी करके टाइटल से नीचे पेस्ट कर देना है, और कुछ भी नहीं किया। मतलब इधर से कॉपी करना है, जस्ट ये चीज़ कॉपी कर ली और गूगल पे आए टाइटल के नीचे बस पेस्ट कर दिया, वो खुद ही आ जाएगा। उधर फॉर्मेट करना है, फॉर्मेट कर लें ताकि एक लाइन में आ जाए, और उसके बाद वो ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट पे आ जाएगा, इन केस अगर आपने अप्लाई किया होगा तो। सही है।